नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का जन कारवां आज पहुंचा है महाकौशल के बेहद अहम जिले बालाघाट में। बालाघाट के वोटर्स का क्या मूड है, अपने जन कारवां के जरिए हम टटोलेंगे कि आखिर बालाघाट के वोटर्स इस बार किस पर मेहरबान होने जा रहे हैं। मेरे साथ इस जन कारवां में, जन कारवां के मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे खास बात, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज के लोग मौजूद हैं और प्रबुद्ध जनता भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर बालाघाट लोकसभा चुनाव के, लोकसभा सीट के मुद्दे क्या हैं, जो मौजूदा सांसद हैं क्या उनके काम से यहाँ के वोटर खुश हैं या फिर दूसरा विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शपथ मेरे साथ लें। हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं, जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर 100% मतदान करेंगे। बालाघाट लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 17,35,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 5 में कांग्रेस कब्जा है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। दोनों ही पार्टीज ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। बीजेपी से ढाल सिंह बिसेन हैं और कांग्रेस से मधु भगत इस बार लोकसभा का टिकट पाने में कामयाब रहे। साथ ही साथ जो मौजूदा सांसद थे बोध सिंह भगत इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, बागी होकर निर्दलीय नामांकन भर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वोटर्स किस पर मेहरबान होते हैं। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कैंपेनिंग के दौरान एक वादा किया था मध्य प्रदेश के वोटर से कि किसानों का कर्जा माफ होगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है। तो क्या वो वादा पूरा हुआ? और इस वादे के सरकार में आने के बाद जैसे ही कमलनाथ और कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए कि उन्होंने किसानों की 2 लाख तक की कर्ज माफी की है, तो क्या ये गेम चेंजर था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में? इस पर बात करेंगे। बीजेपी के पास चलता हूँ, रंगलानी जी के पास। सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव के दौरान एक वादा किया था कि अगर सरकार में आते हैं तो 2 लाख तक की किसानों की कर्ज माफी होगी। किसानों ने जमकर आशीर्वाद दिया। 15 साल का सूखा कांग्रेस ने खत्म किया, सरकार में है। आपको क्या लगता है कि वादे पूरे हुए? मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वायदे किए थे केवल चुनाव जीतने तक के वायदे थे। इसके बाद शायद ही कोई भी एक आदमी ने आकर के हमें नहीं कहा कि हमें 2 लाख रुपए हमारे खातों में जमा हो गए। इसलिए मैं तो समझ रहा हूँ केवल उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक जुमला भर दिया था, बाकी उनका कोई वादा में दम नहीं है। मौसम बिसेन मैडम, आप बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो दावे किए जा रहे हैं किसानों की कर्ज माफी हुई है, कई जगह किसान सर्टिफिकेट लेके पहुंच रहे हैं, दिखाते हैं, आप लोग को लगता है कि जमीन पर वादे पूरे हुए हैं? देखिए, अभी भी लोगों के फोन आ रहे हैं क्षेत्र से। जो 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाकर उन्हें चुनावी जुमला पहनाकर जो उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं से कहा कि हम 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, लेकिन आज कर्ज माफी न करके रंग बिरंगे फॉर्म भराए गए। और इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश का किसान 29 अप्रैल का इंतजार कर रहा है कि वो किसान आएगा और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब भाजपा के कमल की बटन दबा कर देगा। देखिए, इन लोग ने तो लोगों से कहा नोट लाओ, ऑर्डर ले जाओ, और ये अभी शुरुआत है। अभी इसका प्रमाण हमको 23 मई को दिख जाएगा कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट पे भाजपा का कमल खिलेगा। अभय सेठिया जी हैं मेरे साथ। सर, कर्ज माफी गेम चेंजर की भूमिका में रही है मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में है। किसानों ने जमकर आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को, 15 साल का सूखा खत्म हुआ है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो विधानसभा में निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि कर्जा माफी करेंगे, कर्जा माफी के केवल ये लोगों ने वादा किए हैं, कर्जा माफी कहीं भी नहीं हुआ है। मैं इस समय पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। कांग्रेस के प्रति बहुत आक्रोश है जिस प्रकार का इन्होंने निर्णय लिया है, और बाद में फिर नीले फार्म, हरे फार्म, गुलाबी फार्म भराने की बात की है इन्होंने, और अब बोल रहे हैं कि हम ये चुनाव के बाद करेंगे। जब 50,000 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ है, वहाँ 5,000 रुपये करोड़ रुपए रखते हैं ये लोग। नहीं तो इनका तो ये भी कहना है 25 लाख किसानों कर्जा माफ हो गया, जो बाकी के 25 लाख जो बचे हैं जिनका अमाउंट 2 लाख तक का है आचार संहिता के खत्म होने के बाद। पूरा झूठ बोल रही है कांग्रेस। इस समय कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस के मित्रों के चेहरे इस समय बता रहे, जब ये गाँव में जाएंगे तो इनको मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति बन रही है इनकी। किसानों की कर्ज माफी हुई है, आप मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं हुई है। जैसा कि ये
चुनाव के पहले इन्होंने वादा करे थे कि जैसी हमारी सरकार आएंगी उसी के प्रकार हम लोग 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन की बात करे थे, आज आपने खुद ने अभी बोले हैं कि 25 लाख का दिए हैं और 25 लाख का देने का बाकी, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहे थे। वक्त भी तो मिलना चाहिए। नहीं। चलिए मेरे साथ। आपने अधूरा लिए, उन्होंने 10 दिन की बात करे थे और 10 दिन आज कितना समय हो चुका है। 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात करे थे, 4000 रुपए बेरोजगार युवाओं को देने की बात करे थे, आज युवाओं के बेरोजगार वाली बात पे आऊंगा, इसके बाद आऊंगा। मेरे साथ अजय मिश्रा जी, कर्ज माफी की बात बार बार हो रही है, गेम चेंजर की भूमिका में रही, आप लोग सरकार में भी आ गए हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि कर्ज माफी? देखिए साहब, बड़ी स्पष्ट बात है। यहाँ पे पूरे के पूरे लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं और जनता जनार्दन भी बैठे हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने जिस दिन शपथ ग्रहण किया, माननीय कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण के 10 घंटे बाद उन्होंने जो वादा कर्ज माफी का जो किया, जो बोला था उसको किया। ये प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं साहब। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जोर से चिल्लाने से और जुमले देने से काम नहीं चलता। ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। आप लोग उनकी बात तो होने दीजिए, आप लोग बोले थे तो किसी ने हल्ला नहीं किया। किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताइए मुझको। हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने शपथ लेने के 10 घंटे बाद किसानों का कर्ज माफ किया। इनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में काम किया, क्या किया बताइए? एक पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ में, कि सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। फिर दोहराता हूं, ये प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं साहब। ये प्रमाण है जिनको कर्ज माफी किसानों की गई है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, आज आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपका मीडिया, मध्य प्रदेश का मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को इन्होंने खरीद के रखा है। मैं कहता हूं साहब, आज हिंदुस्तान के मीडिया को आप देखिए, आप तो जो है वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को पैसे के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया ने खरीद के रखा हुआ है इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिए। बीजेपी क्यों नहीं मानती है कि कर्ज माफी हुई है? आप लोग की तरफ से दावा है कि 25 लाख किसानों कर्ज माफी हो चुकी है। देखिए, हमारी बात तो छोड़िए, इनके ही कुनबे में जो विभीषण पैदा हुआ है, वो जिस तरह से इनके नाभि के छेद में किस तरह का भ्रष्टाचार का अमृत भरा हुआ है वो सरेआम बता रहे हैं। और रहा सवाल जिस तरह से कर्ज माफी का, माननीय कमलनाथ जी ने जिस ढंग से मात्र 10 दिन के अंदर जो कर्ज माफी का एक दौर चलाया, मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक है। यहाँ पर जो भूतपूर्व सांसद हैं, उनकी स्वयं की 65 एकड़ खेती नकली खाद और बीज के नाम पर खत्म हो गई। यहाँ पर नकली और खाद बीज का गोरख धंधा पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन द्वारा किया गया। इसका प्रमाण पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जी ने दिया। हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रांगण में जिस तरह से नंगा नाच हुआ साथियों, और हम ये देख रहे थे कि मलाजखंड के सार्वजनिक मंच पर इनके ही पार्टी के, इनके ही लोगों ने इन पर जिस तरह के आरोप लगाए, पहले ये अपने घर को ठीक कर ले। ये चौकीदारी की बात करते हैं, इनके घर में डाके डाल रहे हैं, इनके घर में चोरी हो रही है। मैं भीम फूल सुंघे से बात कर लेता हूं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। किसानों कर्ज माफी हुई है, आप लोग के पास क्या सच्चाई है, क्या सबूत है, क्या दावे हैं आपके? किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है, मैं अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं ना, उनको नाम सहित, और लाल बर्रा विधानसभा बालाघाट के ही वो किसान है। ये समिति मांझापुर की है, ये समिति मांझापुर की है जो बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक एक नाम पढ़ देता हूँ, और ये बता देता हूँ यहाँ से ये नाम, ये जिनके कर्जे माफ हुए हैं। और साथ ही बता रहा हूँ कि जो भावांतर का पैसा भी किसानों का जमा हो चुका है। ये सारी बात जो कांग्रेस जितना बोली है, वचन दिए, वचन पूरा करने के लिए करबद्ध है। मैं यह चाहूंगा कि जितने भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है उसमें एक लिस्ट है, अगर कोई शक हो तो आप खुद स्वयं देख सकते हो। ये किसान है, किसान खड़े हो जा, ठाकरे, ये खड़े होके बोलो, ये किसान है। कौन किसान कर्ज माफी वाले
हाँ, कितना हुआ आपका? भैया मेरा तो 94,000 का कर्जा माफी हुई। प्रमाण पत्र भी है मेरे पास। प्रमाण पत्र मिला ना मेरे को, घर में रखा हूँ, मैं लेके नहीं आया, पर मेरा 84,000 का कर्जा माफ हुआ। और कोई किसान है जिसका कर्ज माफ हुआ हो? 16,932। आपका? मेरा 50,000 कर्जा माफ हुआ है। हाँ। अच्छा, आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? सर मैं मांझापुर से अलख निरंजन गहरवाल। सर मेरा 90,000 का कर्ज माफ हुआ, जिसका प्रमाण पत्र मेरे पास है। ये 90,000 के कर्ज माफी की रसीद है, जो सर्टिफिकेट है, ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा सहकारी संस्था जो बैंक है उसके सील साइन के साथ है। ये लीजिए। तो ये किसानों की कर्ज माफी हुई है और ये हाँ, ये प्रमाण पत्रों के साथ। प्रमाण पत्र आप लोग जगह पे बैठिए, आप लोग जगह बैठिए, मैं आ रहा हूँ। वो सर्टिफिकेट लेकर आए, कुछ किसान बता रहे हैं कि 96,000। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण के पश्चात जितनी कार्रवाई की सिर्फ कागजों पे करी है, और ये सर्टिफिकेट भी है। किसी के खाते में पैसा अभी भी नहीं गया है। एक मिनट, खाते में तो जाएगा भी नहीं मैडम, बैंक का कर्जा है, उनके खाते में क्यों जाएगा? और विडंबना ये है कि आचार संहिता तो शाम को लगती है, सुबह से किसानों के मोबाइल में मैसेज आ जाता है आचार संहिता लगने के पहले कि आचार संहिता लग गई, इसलिए आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। मेरा ये कहना है कि हम भाजपा और कांग्रेसी से पूछने की बजाय सच दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो जाइए ग्रामीण अंचल में, पूछिए उस किसान से जो आज परेशान है। अगर बेटा और बेटी की शादी कर रहे हैं तो वो आज आत्महत्या को मजबूर है। किसानों को पिछले 15 वर्षों में जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने काम किया था, 4 महीने में आज मध्य प्रदेश की विकास को उन्होंने ढेर कर दिया। और तो और जो हमारे प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा आया, अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में थी, वहां पर किसानों के 2,000 रुपए खाते में चले गए, लेकिन दुर्भावनावश कमलनाथ ने उसके पैसे रोक दिए, राज्य बीमारी का पैसा रोक दिया, लाडली लक्ष्मी के पैसे रोक दिए। इन सब मुद्दों पर आऊंगा मैडम। अभी कर्ज माफी पर चर्चा चल रही है। कर्ज माफी पर किसान सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ हुआ है, 96,000 का, 1 लाख का, 75,000 का, और सरकार कह रही है कि जो 2 लाख तक का कर्जा है वो आचार संहिता के बाद माफ करेंगे। बाकायदा मैसेज उनके पास गया है, तो आप लोग क्यों नहीं मानते? सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो लोग। सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं होता, कोई भी बात उसके असली बातों से होती है। मध्य प्रदेश शासन की सील है उसमें। मैं एक किसान हूँ, आरंभा का रहने वाला किसान हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उत्पाद पैदा हुआ, इसका जवाब दे कांग्रेसी भाई, इसका जवाब दे। जो उत्पाद पैदा हुआ क्या हुआ? राहुल गांधी ने बोला कि 10 दिन हाथ करके 10 दिन 11 दिन नहीं लगेगा, 2 लाख कर्ज माफ होगा। पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि आपकी सरकार बनती है तो आपके पास इतना फंड है क्या कि आप 10 दिन, मात्र 10 डेज मोर, 10 दिन में आप कर सकते हैं क्या? और बार बार आप बता रहे हैं कि 10 दिन में करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10 दिन में आप नहीं कर सकते? तो झूठे बातें का वादा करके भोले किसान को आपने क्यों बताया? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मैं यहाँ हमारे बैठे कांग्रेसी भाइयों से सबसे पहले पूछना चाहूंगा, कर्ज तो बहुत दूर की बात है, अभी किसान ने जो अपनी उपज बेची है उसके पैसे ये नहीं दे पा रहे हैं। और तो और ये खुद शिकायत करने गए थे कि जो हमारे किसानों को टोकन दी गई है उनकी धान खरीदी जाए। आज हमारे जिले के कलेक्टर 1400 रुपए में उनकी धान बिकवा रहे हैं, 350 रुपए उन्हें कौन देगा उन किसानों का? इस पर ये जवाब दें। कर्ज तो ये माफ कर ही नहीं सकते, ये कितना भी चिल्ला ले। ये सब नकली सर्टिफिकेट अभी 3 दिन पहले तक बटे घर घर जाकर समिति के अध्यक्ष और वहां के मैनेजर पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये हर सर्टिफिकेट को हर किसान के घर तक पहुंचाएं। ये झूठे सर्टिफिकेट से कर्जा माफी नहीं होने वाली है। अब धक्का मारो मौका है और कांग्रेस धोखा है। किसानों की कर्ज माफी हुई है, बीजेपी को क्यों नहीं हजम हो रहा है? देखिए 2003 में इन्होंने घोषणा कर दी थी 50,000 रुपये कर्ज माफ करने की। 2003 में सरकार बनाई उस आधार पे, 2008 में बनाई, फिर 13 में बनाई। 3 बार इन्होंने 50,000 का वादा करके झूठ बोल के सरकारें बना ली। पहली बार सच हो रहा है कि सही में किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो बचेगा कहाँ से? झूठ बोल बोल के सरकार बनाते रहे, पहली बार माफ करी कांग्रेस सरकार ने। और ये जो बार बार आरोप लगा रहे हैं ना कि 10 दिन, तो मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मुख्य मंत्रालय जाते ही सबसे पहले उन्होंने किसान कर्ज माफी की फाइल पर साइन किया। और ये जो बार बार बोल रहे हैं बीजेपी के नेता
कि भाई खाते में पैसा नहीं आया, तो आपने कहा सही बात है, बैंक का पैसा है बैंक के खाते में आएगा। और रही बात सर्टिफिकेट की, अभी हमारे नगर अध्यक्ष जी और बीजेपी के उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट 3 दिन पहले तक बटे हैं और बट रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी चीज़ का प्रमाण दिया जाता है। बच्चा 12वीं पास करता है, 10वीं पास करता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं? किसान का कर्जा माफ हुआ तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी तो उसको प्रमाणित माना जाएगा। अब रही बात 25 लाख किसानों की, बाकी 25 लाख की, तो जो अभी एक आरोप और लगा कि आचार संहिता लगने के पहले मैसेज आ गए। स्वाभाविक सी बात है, आचार संहिता लगने के बाद वो मैसेज आए मानते हैं, और आचार संहिता में कर्ज माफ हो नहीं सकता। प्रशासन शासन अपना काम कर रहा है। 2 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबा के भागे हैं, प्रदेश जनता ने भगाई है इनको। 2 लाख करोड़ कर्जा हमारे जनता के ऊपर डालकर अब उस कर्जे को ही पाटना है कमलनाथ जी को, और किसानों को जो वादा राहुल जी ने किया था वो भी पूरा करना है। संभव है, बिल्कुल समय लगेगा, बात सही है, थोड़ा और समय लग सकता है पर माफ होगा। और एक मिनट, दूसरा आपने भी यहाँ देख लिया प्रमाणित किसान सामने बैठा है, इसका 90,000 कर्ज माफ हुआ, वो ये डिफाल्टर वाला है। एक रेगुलर वाला है, उसका 16,000 का माफ हुआ, यानी डिफाल्टर का भी माफ और रेगुलर का भी माफ। जो वादा किए तो पूरा कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई किसानों के लिए इनने क्या किया। 1 मिनट, अब सुन लो, किसानों के लिए इनने क्या किया 15 साल में? कर्ज माफ तो किया नहीं, नकली बीज बेचा, नकली खाद बेचा, चलो उसके अलावा इतना अत्याचार, सरेआम किसानों में गोली चलवा दी भाजपा सरकार ने, और ये किसानों की बात करते हैं। मंदसौर गोलीकांड की बात करो, मंदसौर में गोली चली किसानों पर, और जो 11 लाख किसानों ने 15 साल में आत्महत्या की, उसका कौन जवाब देगा? आपके कृषि मंत्री के क्षेत्र में 700 किसानों ने आत्महत्या की बालाघाट जिले में, उसका कौन जवाब देगा? पहले इनसे उन किसान आत्महत्या का जवाब पूछिए, इनसे मंदसौर गोलीकांड का जवाब पूछिए, उसके बाद बात करना। बिल्कुल, चलिए मैं कुछ किसानों से और बात कर लेता हूं। कोई किसान है यहाँ पर जो बात, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। चिंता, मेरे कांग्रेसी मित्र चिंता ना करें, मेरे कांग्रेसी मित्र चिंता ना करें। मैं अभी कर्जा माफी से एक दूसरा अलग तरह का एक सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ कर्जा माफी के ऊपर बहुत बात चल रही है ना? कर्जा माफी में जो सर्टिफिकेट आप लोग जो दिए हैं, उस कर्जा माफी के सर्टिफिकेट में आपने देखा है कि उसके ऊपर साइन की अथॉरिटी किसको दी गई है? वो सोसाइटी का प्रबंधक है ना, और सोसाइटी का अध्यक्ष। वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती, वो कर्जा माफी नहीं कर सकता। लेकिन मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, राष्ट्र का चुनाव है, 2 मुद्दों पे आपसे मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेसी मित्रों से, कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि इस देश में 2 प्रधान होने चाहिए। कांग्रेस का उससे समझौता है। पहला जवाब इस पे मुझे आपका चाहिए। चुपचाप, अभी मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल यह है, जिसको आपने बोले कि वो प्रधानमंत्री हम बनाएंगे उसको, कांग्रेस वाले, जो प्रधानमंत्री का आपका प्रत्याशी है। आज से 3 साल पहले जेएनयू में, जहां भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे नारा लगा था, उस टुकड़े टुकड़े गेम का सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी गया था। क्या स्टैंड है आप कांग्रेसियों का, मुझे बताइए आप इन 2 सवाल। चलिए मैं, और आपको लगता है किसानों की कर्ज माफी हुई है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? मेरे गांव में करीब 300-400 किसान हैं, 1 या 2 किसान का हुआ है, बाकी सब फ्रॉड है। वो 2 लाख के ऊपर के कर्जे थे कि नीचे के थे? कर्जे 2 लाख से अंदर के थे, लेकिन वो भी कर्जे माफ नहीं हुई है। कर्जा माफ हुआ आपका? हाँ, प्रमाण पत्र है मेरे पास। कितने का कर्जा खड़ा हुई? 20,771 रुपए। चलिए, ऐसे कई किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है, और लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि इसके बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद बाकी के जो बचे हुए 25 लाख किसान हैं उनका भी कर्ज माफ होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान न केवल किसानों की कर्ज माफी के मसले पर कांग्रेस सरकार में आई है, बल्कि कांग्रेस युवा बेरोजगारों के मसले पर भी अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस ने हासिल किया है। मैं बात कर लेता हूं, अब युवाओं को क्या रोजगार मिला यहाँ पर बालाघाट जिले में, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में अगर बात करें, कांग्रेस ने बड़े आरोप भी लगाए थे बीजेपी पर कि उनके शासनकाल में कई सारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं, लाखों युवा बेरोजगार हैं, अगर सरकार में आते हैं तो उनको रोजगार के कुछ न कुछ इंतजाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों के खातों में हम 4,000 रुपये महीना डालेंगे। अब एक आध तो बता दे जिसके खाते में डला है। ऐसे ये भी वायदा उनका बिल्कुल झूठा था। एक बेरोजगार को 4,000 रुपये नहीं मिला है। युवा मेरे साथ हैं बीजेपी से। आपको लगता है कि युवाओं के रोजगार के मसले पर कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया है इस 3 महीने में? अभी तक तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसी से रोजगार मिल रहा है,
क्योंकि मैंने खुद एक रोजगार डाला हूँ पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत। गर्रा में मेरी फैक्ट्री है, वो चल रही है। 15 लोगों को मैंने रोजगार दिया हूँ। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से मैंने वो लोन लिया हूँ। युवा स्वाभिमान योजना कांग्रेस ने लॉन्च की है। 90 दिन का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाकायदा 90 डेज का 100 डेज का गारंटीड इनकम है 4000 रुपये। किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही लुभाने वाली योजना है कमलनाथ जी की, जिसमें वो जानवरों को हकालना, बैंड बजाना और इस तरह के कई काम जो हमारी पुरातन पद्धति जिसको बोल सकते हैं, जहां एक हमारे दूसरे राष्ट्र कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, वहां पे हमारे कमलनाथ जी ढोर हकालने की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इससे तो युवा भारी उत्साहित है पूरे मध्य प्रदेश का। चलिए मैं युवाओं के मसले पर बात कर लेता हूं। कांग्रेस की तरफ से मैं कांग्रेस के युवाओं से बात कर लेता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ये वादा किया था युवा वोटर से कि सरकार में आएंगे तो ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार के इंतजाम किए जाएंगे। क्या इंतजाम किए? आप युवाओं के बीच जाते होंगे, उनसे कनेक्ट होते होंगे, क्या फीडबैक, क्या नतीजे दिख रहे हैं आपको? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जब जब कहा है वो हमेशा किया है। अभी तो हमने केवल चलना स्टार्ट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी रंगलानी जी ने जो उन्होंने कहा कि केंद्र की बात करें, मैं पूछना चाहता हूँ राफेल के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। युवाओं की बात कर रहा हूँ। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा हमारे ऊपर छोड़कर गए हैं आप लोग, पहले उसकी तो भरपाई करने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। प्रोग्राम बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। आप 15 साल सत्ता में रहने के बाद युवाओं और किसानों पर गोली चलाने का काम किया। हम लोगों ने 90 दिन के अंदर सरकार सबसे पहले काम किसानों की हमारी बात थी, किसानों का कर्जा माफ किया। देखिए, सत्य को कहने के लिए डर की जरूरत नहीं है। झूठ बोलकर अगर आप जोर जोर के नारे लगाकर और आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं। आज कमलनाथ जी की सरकार ने युवाओं से लेकर किसानों से लेकर बेरोजगारों के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस पर काम किया जा रहा है। ये छटपटा इनकी जो हमने 72,000 रुपए जो साल का गरीबों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तकलीफ है। ये छटपटा उनकी जो किसानों को हमने कर्जा माफ किए, उनकी छटपटाहट है। ये बताएं 15 साल में इन्होंने क्या किया? मैं बात कर लेता हूँ। वो जो भैया बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भारत में बोला जा रहा है कि 2 प्रधान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद, वो जो महबूबा थी, उसके साथ में आप लोगों ने सरकार बनाया, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? इधर मोदी जी मिसगाइड करते हैं, उधर वहां जाके वो उसकी इमरान, क्या नाम है उसके बाप की, वो प्रधानमंत्री की माँ को साल उड़ा के आ जाते हैं, ठीक है? इधर पाकिस्तान का स्थापना दिवस होता है, इधर हवाई एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, दूसरे दिन फेसबुक में इमरान खान को बधाई दे देते हैं पाकिस्तान की स्थापना दिवस। तो ये झूठ बोलो, जोर से बोलो और तुरंत बोलो कि रणनीति आदरणीय अध्यक्ष जी आप भी और भारतीय जनता पार्टी। ये चर्चा मैं इस हाफ के बाद करूंगा। मैं युवा बेरोजगारों के मसले बात कर लूं। मेरे साथ कुछ युवा बैठे हुए हैं। कांग्रेस सरकार में आई है युवाओं की बदौलत, युवाओं ने जमकर आशीर्वाद दिया है। क्या लगता है कि जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे वो पूरे हो रहे हैं? देखिए, भारत स्वाभिमान योजना जो अभी थी हमारी, मतलब मध्य प्रदेश में, कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, उसके रजिस्ट्रेशन करवा लिए गए हैं। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन में चलती है, इसलिए कभी वो ऐसे हिप्नोटाइज की बातें नहीं करती। और रही बात इनकी, मोदी ने कहा था, क्योंकि मैं तो अब सम्मान नहीं रहा उनके प्रति, प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। कहाँ गए उनके रोजगार? पूरे युवा बेरोजगार भी रह रहे हैं। MBA इंजीनियर आज चपरासी की नौकरी में फॉर्म भर रहे हैं। ये है इनका बेरोजगारी। कब देखिए आज देश में 45,000 करोड़ युवा प्रतिवर्ष रोजगार होते जा रहे हैं। ये है इनकी मोदी सरकार, युवा। और रही बात हमारे अभी जो मैनिफेस्टो की, जिसमें न्याय योजना, जिसमें 72,000, मैं इस पे ब्रेक के बाद बात करूंगा। एक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद कन्या विवाह योजना में 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये राशि कर दी गई। इस मसले पर मैं महिलाओं का रिएक्शन ले लेता हूं कि आप लोग महिलाओं से के बीच में जाती होंगी, क्या फीडबैक इसका मिलता है जो 21,000 से बढ़ाकर राशि 51,000 रुपये कर दी है? 21,000 से 51,000 की बात तो बाद में आती है। मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार नहीं मिला? मैं पूछना
मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के भाइयों को कि कुछ सार्थक बहस तो करिए आप। किसान भी लाए तो गांव के किसान को लाए, शहरी किसान की झूठे लिस्ट दिखा के आप बात मत करिए। किसी गांव पे जाइए और गांव का किसान लाइए। उस पे मैडम चर्चा हो गई है। मुझे तो मौका अभी मिला तो मैडम आप बताइए, 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए राशि कर दी है, क्या ये महिलाओं को लुभाने की कोशिश है? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ ये महिलाओं को लुभाने की ही कोशिश है कि वो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 राशि कर दी गई है। लेकिन जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी उसमें कई लोगों को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से हाँ बंद हो गई है। और इस वजह से मुझे ये लगता है कि जिस उद्देश्य से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया था कि यहाँ कन्याओं को की भ्रूण हत्या होने से बचाया जा सके और बालक और बालिकाओं में समानता आ सके, इसलिए उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ कन्याओं का जन्म हो और बिल्कुल समानता हो। जाहिर है लाडली लक्ष्मी योजना एक मील का पत्थर साबित हुई थी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैरियर में। और मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ कि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए आप लोग की राशि कर दी है कन्या विवाह योजना की, क्या फीडबैक मिल रहा है इसका? देखिए साहब, बड़ी स्पष्ट और साफ बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं, टोपी लगा लिए, चौकीदार की टोपी लगा लिए, चुनावी माहौल सामने दिख रहा है। आपका जो प्रश्न है उस पर आऊँगा निश्चित रूप से, लेकिन एक दो बात मोटी माटी तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ। बालाघाट जिले के राजनीतिक परिदृश्य को आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। हमारी बहन मौसम हरिणखेड़े जी यहाँ बैठी हुई है, अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोल दें। हमारे मित्र यहाँ पर और भी दूसरे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं। कल तक बोध सिंह भगत को टिकट दिलाने के लिए ये दिल्ली तक साथ में गए थे। बस मैं ब्रेक के बाद इसी पे आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद मेरा मूल सवाल मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। हमारे जो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, जोर से बोलकर बात नहीं, मुद्दों की बात है। हमारी बहन ने अभी बात की कि हमारे भाई लोग बात करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कमलनाथ जी ने जब शपथ ली तब इसकी घोषणा की। कमलनाथ जी के शपथ लेने के बाद, इसकी घोषणा होने के बाद उस कार्य का क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ, लेकिन चुनावी रणनीति और चुनावी आचार संहिता के चलते व्यवस्था को रोक दिया गया। नियम कानून परिस्थितियां अपने हिसाब से है। कांग्रेस के राज में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में जितनी घोषणाएं कमलनाथ जी ने, जनउपयोगी कमलनाथ जी ने घोषणाएं की हैं, वो सब धरातल के ऊपर में सामने दिख रही। 3 महीने के अंदर वो परिस्थितियां बदल गई। कांग्रेस का दावा है कि 70 दिनों में 83 वचन कांग्रेस ने पूरे किए हैं। IBC 24 के जन कारवां पर बहस लगातार जारी है। बालाघाट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी के समीकरण बिगाड़ रहे हैं बोध सिंह भगत, जो कि मौजूदा सांसद थे, बीजेपी से थे, दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा है। मैं इस पर बीजेपी से पहले रिएक्शन लेता हूं। अध्यक्ष जी, क्या बात है, उनका टिकट क्यों कट गया? परफॉर्मेंस ठीक नहीं था क्या? अब ये तो हाईकमान का मामला है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। वो हाईकमान से कटा है। नहीं, राय मशवरा तो आपसे भी किया गया होगा। परफॉर्मेंस कैसा है अध्यक्ष होने के नाते? ये लोकसभा के इसमें नहीं किया जाता है ऐसा कोई वो नहीं है। सीधे वहां से तय हो जाता है कि होता है। और कोई वजह? नहीं, काम वाम किए, जो भी हुआ उसका कोई वो नहीं। आप बताइए कि क्या वजह रही कि बोध सिंह भगत का टिकट कटा? क्या काम ठीक नहीं किया था? ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। जो लोग यहाँ के अध्यक्ष भी साथ में गए थे, उनके सलाह तो उनने भी दिए होंगे, लेकिन इनकी सलाह मानी नहीं गई। स्थानीय मुद्दों में जितने भी सांसद ने काम किया है, वो तो काम उनका वहाँ काम आया ही नहीं। ये लगातार अपने प्रत्याशियों को बदलकर ये बताना चाहते हैं कि काम किस तरह से होगा आने वाले समय में। ये समीकरण अपने आप, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के कुछ दिन पहले यहाँ पे देखा गया है, सभी ने और सभी मीडिया ने बताया है, मैं यह चाहूँगा कि हम सब एक साथ मिलकर इस वैमनस्यता को दूर करते हैं, क्योंकि हम सब एक साथ एक पार्टी में रह के अपना कार्य करते हैं। आपको लगता है वहाँ सहयोग मिलेगा मधु भगत? बोध सिंह भगत जी की जो टिकट कटी है, हमसे बेहतर ये लोग खुद जानते हैं कि इनकी टिकट क्यों कटी। अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं कि पूछा ही नहीं। जहां तक सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को यहाँ पर भेजा है, मैं उनके विषय में बताऊं कि जब पहली पत्रकार वार्ता उन्होंने की, उनसे जब यह पूछा गया कि वो बालाघाट जिले के विकास के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए बालाघाट स्टेशन में यार्ड की स्थापना करूंगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बालाघाट स्टेशन में सालों से यार्ड है
और यार्ड होने पर ही स्टेशन चलता है। विशाल, क्या वजह रही बोध सिंह भगत का टिकट कट गया? क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देख, कांग्रेस को तो निश्चित फायदा मिलेगा और मिलना ही है। टिकट नहीं भी कटता बोध सिंह भगत का तो कांग्रेस को इस बार फायदा मिलना था। अब मैं एक लाइन में बताता हूँ कि बोध सिंह भगत का टिकट क्यों कटा। उन्हें खुले मन से मंत्री को चोर बोला। वो चोर बोलने के कारण मंत्री को चोर उन्होंने कहा खुलेआम। उस कारण से पूरे देश में बीजेपी की थू हुई है। उस कारण से उनका टिकट कटा। मुझे तो यही समझ में आता है। सच बोलना उनको भारी पड़ गया। हाँ मैडम, आप बताइए बोध सिंह भगत का टिकट कैसे कटा? क्या उन्होंने काम ठीक नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक यदिगर महाकौशल में आप देखते हैं, हमारे यहाँ पर बालाघाट की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर कोई भी लोकसभा का प्रत्याशी हो वो लोकसभा का सदस्य बनने के बाद रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की कि हमेशा नया प्रत्याशी आया है। ये कांग्रेस के लोग क्या बताएंगे जो प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस का छोड़ के ट्रैक्टर पर सवारी करते हैं? ये हमको बताएंगे। पूछिए कि प्रदीप जायसवाल का टिकट क्यों कटा था अभी विधानसभा में? क्या वो भी कांग्रेस के नेता को गाली? नहीं, लेकिन वो निर्दलीय जीत गए। इसका मतलब बोध सिंह भगत निर्दलीय जीतेंगे। मैडम, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की वजह से टिकट कटा, पुअर परफॉर्मेंस रहा होगा? हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले दल के लोग हैं, व्यक्ति नहीं। हमारे लिए दल महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ती है। मैं भोपाल में था, मैंने तो मौसम बिसेन की भी दावेदारी सुनी थी लोकसभा के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी रखने का अधिकार है, सीमाओं में उनकी जो भी उनकी एक लिमिटेशन होती है, एक दायरे में नेतृत्व के सामने। मैंने भोपाल में भी कहा था, इसके पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ और जीवन पर्यंत कहती रहूंगी कि मेरे लिए व्यक्ति नहीं, मैं नहीं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा दल है और दल से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। रंगलानी जी, हाल में मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक विवाद हुआ था मंच से सांसद और विधायक जी के, मंत्री जी के बीच में। क्या वो वजह तो नहीं है? ये भी खबरें हैं कि शायद मंत्री जी नहीं चाहते थे कि बोध सिंह भगत को। क्या है, इस प्रकार की तो बातें चलती रहती है, लेकिन निर्णय हमारे जो हाई कमान बैठा रहता है, उनका अपना सर्वे रहता है, उसके अनुसार वो टिकट बांटते हैं। उसमें इस प्रकार का इतना बड़ा मनमुटाव दोनों शख्सियतों के बीच में पब्लिक प्लेस पे कैसे हो गया? घटनाएं तो होती रहती है। देखिए, कोई मनमुटाव चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई कारण है। हाँ, अब मैं हाँ, अभी मैं हमारे एक मित्र अनूप बैस जी का जवाब देना चाहूंगा। ये जो ब्रॉडगेज की बात कर रहे हैं, इनके जो मुख्यमंत्री जिनने बालाघाट को गोद लेने की बात कही थी, उन्हीं ने इस बालाघाट की महत्वपूर्ण ब्रॉडगेज रेल परियोजना पे ग्रहण लगाया था। और सिर्फ रेल परियोजना पे नहीं, सिवनी से नागपुर जाने वाली सड़क मार्ग पे भी उन्होंने वन अड़ंगा लगाया था, जिसे हमारी मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस अड़ंगे को दूर करके इस महत्वपूर्ण परियोजना पूर्ण होने जा रही है। और हमारे नेता ढाल सिंह बिसेन जी ने ये बात कही थी कि यहाँ से सीधी रेल सेवाएं हम चालू करेंगे। उसके लिए जो सभी जरूरी चीजें होती है उसकी पूर्ति की जाएगी, जिस कारण से यहाँ से ब्रॉडगेज की सीधी ट्रेन दिल्ली और बंबई तक जाएगी। चलिए, मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गौरीशंकर बिसेन ने मेडिकल कॉलेज का भी वादा किया था, सरेखा फ्लाईओवर का भी वादा किया था। तो ये क्या वादे पूरे हुए हैं? जो देखिए गौरीशंकर जी बिसेन यहाँ के विधायक हैं। मध्य प्रदेश सरकार में लगातार 15 साल तक मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालाघाट में एलानिया, हमारे ये पत्रकार मित्र सामने खड़े हैं, हितेंद्र चौहान जी, और पूरा सदन यहाँ पर खड़ा हुआ है। ईमानदारी से, आत्मा से हाथ रख के ये बता दें, ईमानदारी से, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था बालाघाट में साहब शक्कर का कारखाना खुलवाऊंगा। उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लिया साहब, कलेक्शन कर लिया, चंदा कर लिया, कोऑपरेटिव बैंक में हिसाब किताब करके, और कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा हो गया, अपनी बात से पलट गया साहब, शक्कर का कारखाना स्थापित नहीं हो पाया। उसके बाद में माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलवा दूंगा, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि मैं बालाघाट में फ्लाईओवर की व्यवस्था करवा दूंगा, फ्लाईओवर की व्यवस्था नहीं हुई। बाद में साहब सांसद जी के साथ में इनका झगड़ा झांसा हो गया, लंथन हो गया इनके साथ में आपस में, आप मंच के ऊपर में भिड़ गए साहब, गाली गुप्तार की स्थिति इनके साथ में बन गई। तो इन्होंने सिर्फ एक काम किया विध्वंसकारी नीतियों के तहत कि मेरे को मजबूत होना है, मेरा प्रतिद्वंदी यहाँ पर नहीं चाहिए, इसीलिए गुणाभाग करके जो भी काम किया हमको नहीं मालूम साहब, हम तो इनकी पार्टी का मामला है, और उनका टिकट कटवा दिया साहब। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी गए बोध सिंह जी को टिकट दिलाने के लिए, आदरणीय रमेश रंगलानी जी। वो तो कह रहे हैं मुझसे पूछा भी नहीं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं साहब, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पारिवारिक रिश्ता है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन ईमानदारी से पूछो गए थे कि नहीं गए थे?
मौसम हरिनखेड़े जी यहाँ बैठी हैं, हमारी छोटी बहन है। हमारे लोगों के संस्कार में ये चीजें नहीं है। हम लोग एक दूसरे का बड़ा आदर भाव करते हैं, इसमें दो मत नहीं है। विचारधारा अलग अलग है। ये भी गई थी टिकट मांगने के लिए, जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने भी ये कसम खा लिया कि रात के समय में अब बोध सिंह जी को निपटा देंगे। रही बात हमारे ढाल सिंह जी, एक मिनट और, रही बात हमारे ढाल सिंह जी की, तो अभी आप ये कह रही थी मौसम बिसेन जी कि हमारे ढाल सिंह जी 4 बार के मंत्री हैं, बहुत विकासात्मक मंत्री, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ इनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी मंत्री पद से हटने के बाद, केवलारी का चुनाव हारने के बाद कहाँ गए? उसके बाद उनका कोई अता पता ठिकाना ही नहीं दिखा साहब। पूरे के पूरा आप पूछिए, पूरे सदन से ईमानदारी से आप पूछ लीजिए। ये पत्रकार मित्र लोग यहाँ खड़े, इनसे पूछ लिए, जितने जनता जनार्दन खड़ी है इनसे भी पूछ लीजिए, ढाल सिंह बिसेन जी को बालाघाट में कौन जानता है? नाम सुना है ढाल सिंह बिसेन का कभी? लेकिन देखे नहीं, हम नहीं देखे। आप लोग जानते हैं ढाल सिंह बिसेन बीजेपी के प्रत्याशी हैं? ढाल सिंह बिसेन बीजेपी के प्रत्याशी बाद में हैं। ढाल सिंह बिसेन पहले पूर्व सरकार के मंत्री रहे, जानते सभी हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं। जहाँ तक अभी हरिनखेड़े मौसम हरिनखेड़े जी बोल रही थी, बोध सिंह भगत जी की बात हो रही थी और कुछ लोग टक 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 चिल्ला रहे। बोध सिंह भगत पहले कायमे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। इनने उनको अपने दल में प्रवेश कराया, विधायक हैं, सांसद हैं, और आज ये ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, जबकि ये खुद चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से उधार लेते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं। तो ये तो दस्तूर है दुनिया का, राजनीतिक में ये चलते रहता है। और प्रत्याशी जब नहीं जमता, जब हावी होने लगता है तो दरकिनार भी कर दिया जाता है, तो उसका उदाहरण। चलिए मैं और बात कर लेता हूँ। बालाघाट के वोटर्स इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट होगा, राहुल गांधी के चेहरे पर वोट होगा, कि स्थानीय मुद्दे होंगे, कि राष्ट्रीय मुद्दे होंगे? किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे? भाई साहब, इस बार सबसे पहली चीज होगी कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार आज तक के काफी लंबे समय से यहाँ बीजेपी के सांसद हुआ करते हैं, लेकिन फ्लाईओवर का मामला एक अटका हुआ है। सरेखा का फ्लाईओवर देख लीजिए, भटे चौकी का फ्लाईओवर देख लीजिए, चाहे भैया चौकी का फ्लाईओवर देख लीजिए। हमें कितनी समस्याएं होती हैं यहाँ की जनताओं को, ये बीजेपी के सांसदों से मैं पूछना चाहता हूँ। 7 सेकंड मैटर और एक है, बालाघाट ट्रामा सेंटर, जिस समय जब यहाँ उद्घाटन में 3 मंत्री आए हुए थे, उस समय कहा गया था कि हम यहाँ इसको मेडिकल कॉलेज खोलेंगे करके, लेकिन आजकल बीजेपी की जो योजनाएं थी वो कहाँ गई? जिन्होंने अपनी जो योजना सरकारी चली गई अब। हाँ, आप बताइए किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, 124 से एस पर हटाएंगे, 124 से को हम खत्म कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस इस देश में क्या आतंकवादियों को रख चाहती है? क्या इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह होंगे, ये भारत माता की जय होंगी। इस बात का उनको जवाब देना। बिल्कुल, वक्त कम है, थोड़ा छोटे में बात रखिए। देखिए, मेरे दोनों पार्टियों की जनप्रतिनिधियों से एक सीधा सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में बालाघाट जिले के औद्योगिक विकास के लिए क्या दोनों पार्टियां किसी प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है? बस यही जवाब जानना चाहता हूं। मैं बात कर लूंगा इस पर, विजन दोनों पार्टियों का विजन मैं ले लूंगा। मैडम, आप युवा हैं, यूथ हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगी? मैं वोट करूंगी कि जो हमारे प्रत्याशी हो वो लोकल मुद्दों को लेकर आगे जाएं और यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें, ना कि मैं दोनों के पास जा रहा हूँ, दो कोई सवाल हो तो बता दीजिए। जो यहाँ पे लोकल समस्याएं बहुत सारी आ रही है, जो हम लोग को एजुकेशन से रिलेटेड आ रही है, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, उन सबको लेकर। बिल्कुल, मैं दोनों ही पार्टियों से मैं स्टैंड ले लेता हूं। क्या विजन है इनके पास? सबसे पहले तो कांग्रेस तरफ से जवाब नहीं आया कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के जवाब, उन्होंने स्टैंड लिया, साथ में स्टैंड लिया कि एक देश दो विधान होंगे। दूसरा क्या राहुल गांधी जी को अमेठी का दर्द सता रहा है कि वो वायनाड की ओर गए हैं? और तीसरा कि जेएनयू में देश विरोधी नारों के साथ लाने वाले राहुल गांधी क्यों खड़े हुए? इसका जवाब चाहते हम। जवाब इसका आया नहीं है बिल्कुल। हाँ बताइए। मिनट में बोलना चाहूंगा, जैसे कि भाई साहब ने अभी बोले थे कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जब भी प्रत्याशी डिक्लेयर होता है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वो प्रत्याशी के साथ में लग जाती है। और जैसा कि पिछले विधानसभा में आपने देखे हैं कि जो वाराणसी में हुआ था, पूरे के पूरे लोगों ने ट्रैक्टर चलाए थे। 2003 में यहाँ से उमेद दिल्लारी जी खड़े हुए थे कांग्रेस से, पूरा कांग्रेस ने साइकिल चला दी थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और मैं
सम्मान करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष महोदय का, अपने पूरी भारतीय जनता पार्टी का, कि जो अपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यही सिखाती है कि सबसे पहला संगठन होता है, संगठन के बाद में देश होता है, और सारी चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक मैं और कि इस बार थोड़ी मुश्किल जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की इस बार कांग्रेस के पास इस बार 5 सीटें हैं और कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ ने यहाँ से 2 विधायकों को मंत्री बनाया है, प्रदीप जायसवाल हैं और हिना कांवरे। तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है? बीजेपी के लिए किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं है। आज बालाघाट में जो भी विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुआ है। कांग्रेस का लंबा शासन रहा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ बोलना और बरगलाने का काम करते हैं। यहाँ की जनता इस चीज़ से भली वाकिफ है, इसलिए कांग्रेस को धूल चटा रही है। अभी लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी शायद ही जीत पाए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीतेगी। चलिए, बिल्कुल। मधु भगत अपना विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया, उनको लोकसभा का टिकट दिया। कितनी मुश्किल होगी, कितने आपके सामने मजबूत दावेदार के तौर पर मधु भगत दिख रहे हैं? मधु भगत वैसे ही चुनाव हार चुके हैं, और जहाँ तक उनकी बातें हैं, उनको जबलपुर का निवासी कहा जाता है। जब जबलपुर के निवासी है तो बालाघाट के लिए क्या करेंगे आप ही समझ सकते हैं इसमें अच्छी तरह से। रंगलानी जी, कितना टफ इलेक्शन आपको दिख रहा है? ये मधु भगत कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बोध सिंह भगत कितने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं आपके लिए? समझता हूँ कि मधु भगत हमारे लिए सबसे बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। हमें कहीं पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा कम से कम 2 लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। बोध सिंह भगत आपका नुकसान? निर्दलीय है, हमें उनसे नुकसान नहीं होगा। दलों में हम कांग्रेस को पछाड़ेंगे यहाँ, और शायद मुझे लगता है कि टक्कर भी नहीं दे पाएंगे। मौसम जी, आपको क्या लगता है कि मधु भगत कुछ फाइट दे पाएंगे आप लोग को? देखिए, अभी तो परसवाड़ा से उनको निपटाए हैं, अब बालाघाट जिले से कांग्रेस की जमानत जब्त करने की तैयारी में है, क्योंकि ये बालाघाट विधानसभा जहां पर हम एकत्रित हैं, 2013 में भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, 2018 में भी इनके कद्दावर नेता विश्वेश्वर भगत की जमानत जब्त हुई है, अब बारी मधु भगत की है। चलिए, हाँ भाई साहब, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ढाल सिंह जी को कितने पहचानते हैं। अगर शहर का कोई आदमी किसी ने मधु भगत को एक बार भी देखा होगा तो आप हाथ खड़े करवा सकते हैं। चलिए, इस बार कितना टफ इलेक्शन होने जा रहा है आप लोग की नजर में? कौन भारी पड़ रहा है, बोध सिंह भगत से? जहां तक इन्होंने कहा कि निपटाए इन्होंने परसवाड़ा में, तो मैं बता दूं कि वो मधु भगत जी ही थे जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र से आकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और 29 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और वहां के विरोधियों को निपटाने का काम उन्होंने किया। यहाँ कोई मुश्किल फाइट नहीं है, हमारी फाइट को आसान बना रहे हैं बोध सिंह भगत। 100% मधु भगत यहाँ पे जीत रहे हैं, और 20-22 साल का जो चुनावी रिकॉर्ड है, यहाँ कांग्रेस से वापस से सांसद बनेगा। आप बताइए, मधु भगत को कमजोर कैंडिडेट बता रही है बीजेपी? बीजेपी किसको कैंडिडेट कमजोर बता रही है, उस छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की उस बात को बताना चाहता हूं जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि हम अपने प्रत्याशी के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से काम करता है। बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से अपने प्रत्याशी के लिए झूठी बातें करके चुनाव जिताता है, इसलिए 25 सालों से इनकी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतता है, और 5 साल जब कुछ नहीं करता तत्काल उसको हटा के प्रत्याशी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आखिरी 2 मिनट है, आप पूछना चाहता हूं कि जो आपके सांसदों ने हर साल एक गांव गोद लिया था, उस गांव का नाम बता दे और कितना विकास किए, ये बता दे। मैं प्रमुख मुद्दे पे कहना चाहूंगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख देने का, काला धन वापस लाने का, राम मंदिर बनने का, लेकिन ये सारे के सारे वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। और दोबारा इन्होंने कहा है कि ये स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलने की बात किए थे, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। और 1 मिनट में कहना चाहूंगा, अरे रही बात, इन्होंने पीडीपी की बात किए थे, मैं कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर में इन्होंने सरकार बनाई, तब चलता है इनका। जाहिर है लोकसभा चुनाव सिर पर है और दोनों ही पार्टियों की तैयारियां तेज है। अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि बालाघाट से देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पहुंचेगा या फिर कांग्रेस का। देखते रहिए IBC 24, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।